सबको मेरा नमस्कार। आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 10 हिंदी ए में टर्म 2 के सारे जो चैप्टर्स हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गद्य खंड में। जो पाठ है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक जो हैं यशपाल हैं, उससे इसमें प्रश्न क है कि लेखक सेकेंड क्लास के डब्बे में दौड़कर चढ़ने पर लेखक ने क्या देखा। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। हमने पाठ में अच्छे से समझा है कि जब लेखक दौड़कर चढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि डिब्बा जो है ना खाली नहीं था और वहाँ पे एक नवाबी नस्ल के सफ़ेदपोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारे हुए बैठे थे और उनके सामने में जो है ना दो ताज़े और चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। तो इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे कि सेकेंड क्लास के डब्बे में दौड़कर चढ़ने पर लेखक ने देखा कि डिब्बा जो है ना खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने दो चिकने ताज़े खीरे तौलिए पर उन्होंने रखे हुए थे। अब इसका प्रश्न दूसरा देखिए कि लेखक ने नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों का क्या अनुमान लगाया। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि नवाब जो है ना नवाबी शान में घिरे हुए थे और जब उन्होंने देखा कि लेखक उनको देख रहे हैं या गौर कर रहे हैं तो नवाब साहब को ये लगा कि लेखक जो है उनको कमतर ना समझें। इसीलिए लेखक ने अनुमान लगाया कि वो अकेले यात्रा करने के उद्देश्य से सेकेंड क्लास का टिकट लिए हुए थे। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि लेखक ने अनुमान लगाया कि शायद नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के उद्देश्य और किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मतलब अपने हैसियत से छोटे के दर्जे में या छोटे के क्लास में सफ़र करते हुए देखे जाने पर या पकड़े जाने पर नवाब साहब को जो ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसीलिए वो इस प्रकार का व्यवहार जो है ना लेखक के साथ कर रहे थे। अब इसमें प्रश्न ग देखिए। प्रश्न ग है कि डिब्बे में चढ़ने पर लेखक ने नवाब साहब के मूड को देखकर क्या किया। तो जैसे ही लेखक चढ़े, हमने चैप्टर में अच्छे से समझा है, ये नवाब साहब के मूड को देख के उन्होंने समझ लिया कि इनके साथ ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा मित्रता करना या इनके संगति के लिए ज़्यादा उत्साहित रहना जो है ना वो ठीक नहीं है। और इसलिए वो भी क्या हुए, अपने धुन में आ गए, अपने मुद्रा में आ गए और उन्होंने उनसे आंख चुरा ली। तो इसके उत्तर को लिखेंगे कि डब्बे में चढ़ने पर लेखक ने नवाब साहब के मूड को देखकर समझ लिया कि नवाब साहब संगति के लिए उत्साहित नहीं हैं। इसलिए लेखक ने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब आगे के 3 प्रश्न देखिए कि लेखक के मुँह में पानी क्यों आ रहा था। तो इसका उत्तर होगा कि नवाब साहब ने खीरे धोकर फाँकें काटी। तो देखिए लेखक के मुँह में इसलिए पानी आ रहा था, किसी के मुंह में भी आएगा कि आपके सामने में अगर कोई आदमी ताज़ा कटा खीरा रखे, उसमें नमक मिर्च छिड़क दे तो स्वाभाविक है मुंह में पानी आने की बात है। और भारतीय रेलवे में जानते तो हैं गर्मी तो रहती ही है, तो इसी कारण उनके मुंह में पानी आ रहा था। तो इसके उत्तर को लिखेंगे कि नवाब साहब ने खीरे धोकर फाँकें काटी और उस पर नमक मिर्च छिड़क दिए, जिससे खीरे की फाँकें बनिया गईं। मतलब जब नवाब साहब ने खीरे को धोया और उसको टुकड़ों में काटा और उसमें नमक मिर्च छिड़का तो जैसे ही नमक पड़ता है खीरे पे तो उससे पानी निकल आता है। उसी को लेखक ने यहाँ पे लिखा है कि खीरे की फाँकें पनिया गईं, मतलब उसमें पानी रिस के निकल आया और उसको देखकर लेखक के मुंह में ना पानी आ रहा था। स्वाभाविक है किसी के मुंह में भी पानी आएगा, तो उसी प्रकार से लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। अब एक और प्रश्न देखते हैं कि नवाब साहब ने खीरे का रसवादन करने से पूर्व क्या किया। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिखावे का पूरा प्रयास किया जो हमारे समाज में होता है। उन्होंने दिखाना चाहा कि खीरा खाना जो है ना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि खीरे खाते हुए दिखना या ये दिखाना कि देखो खीरे को खाली सूंघने से या देखने से उनका पेट भर जा रहा है, या ढोंग करना या दिखावा करना या अपने नवाबी शान को दिखाना, यही उनका उद्देश्य था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि नवाब साहब ने सतृपण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। मतलब उन्होंने एक संतृपण आँखों से, मतलब एक ऐसी आँखें जो कि किसी चीज़ को बताना चाहती हैं, उसमें नमक मिर्च को मिलाकर और जो खीरे के टुकड़े थे उसकी तरफ उन्होंने देखा और बाद में खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने लंबा सांस लिया। फिर खीरे की एक फाँक उठाकर होंठ तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें बंद कर ली और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतार लिया। तो देखिए अद्भुत वर्णन है। एक टुकड़े को उन्होंने होंठ तक ले गए, लेकिन केवल उनको सूंघा
और स्वाद के आनंद के भाव से उन्होंने आंखों को ऐसा बंद कर लिया जैसे वो उसका स्वाद ले चुके हों, और मुंह भर आए पानी का घूंट गले में उतारा। तो जो लार भर आता है मुंह में, उसको उन्होंने गले पे उतार लिया, लेकिन खाया नहीं। अगला प्रश्न है कि लेखक ने नवाब साहब को क्या जवाब दिया, इसका क्या कारण था। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखक ने खीरे खाने से मना कर दिया था और आत्मसम्मान बचाए रखने के लिए उसने नवाब साहब को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि इस वक्त तो उनको तलब नहीं महसूस हो रही है और मैदा भी ज़रा कमज़ोर है ना, मतलब उनका पाचन भी जो है ना थोड़ा कमज़ोर है। वो भी अपने शानो शौकत में आ चुके थे, क्योंकि एक बार उन्होंने मना कर दिया था। अगर आपने किसी चीज़ को मना कर दिया फिर उसको हाँ बोलेंगे तो सामने वाला ही समझेगा ना कि आपका जो आत्मसम्मान है या सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नहीं है। तो इसी कारण से उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए ये कहा कि उनको अभी तलब या इच्छा नहीं हो रही है और उनका मैदा भी जो है ना, मतलब पाचन भी ज़रा कमज़ोर है। अब इसमें अगला प्रश्न देखिए कि नवाब साहब ने खीरे के फाकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया। तो देखिए, नवाब साहब का उद्देश्य खीरा खाना नहीं था, बल्कि लेखक को अपने शानो शौकत को दिखाना था। तो उसी कारण से उन्होंने उसको बाहर फेंका। तो इसको उत्तर लिखेंगे कि नवाब साहब अपनी ख़ानदानी नवाबी दिखा रहे थे। वो एक खीरे खा नहीं रहे थे, बल्कि उसके स्वाद का रसास्वादन कर रहे थे। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाते, आँख बंद करके उसे सूंघते और वासना से रसवादन कर खिड़की के बाहर फेंक देते। तो देखिए, उनका उद्देश्य केवल दिखावा करना था, खीरे को खाना नहीं था। और दिखावा किसके सामने करना था, लेखक के सामने करना था। इसी कारण नवाब साहब जो है ना, खीरे के फाकों को नाक के पास ले जाकर उनको केवल सूंघते थे और ऐसा दिखावा करते थे जैसे उन्होंने उसको खा लिया हो, उसके रस को ले लिया हो, और बाद में फिर अपने दिखावों को पूरा करने के लिए खिड़की के बाहर फेंक देते थे। देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि नवाब साहब क्यों लेट गए। तो नवाब साहब इसलिए लेट गए कि वो जो है एकदम हल्का काम जो कर रहे थे कि खीरे की तैयारी करना, उसका इस्तेमाल करना, तो वो जो काम था नवाब साहब के शान के हिसाब से वो काम बहुत बड़ा था और उसको करते हुए वो थक चुके थे। और यही सब दिखाने के लिए वो जो है ना लेट गए थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से करने के तरीके से ना बहुत थक गए थे। वो लेखक को दिखाना चाह रहे थे कि खीरे खाने का नवाबी तरीका आसान नहीं होता, वो बहुत ही मेहनत का काम है ना। तो खीरे खाने का जो नवाबी तरीका है ना, वो नवाब के हिसाब से आसान नहीं था और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये बहुत मेहनत का काम है और उससे वो थक गए हैं। इसका अगला प्रश्न है कि नवाब साहब के खीरे के इस्तेमाल के तरीक़ों को क्या कहा जा सकता है। तो देखिए, इसके उत्तर को हम अच्छे समझेंगे तो नवाब साहब के खीरे के इस्तेमाल के तरीके को सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट अवश्य कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से उधर की तृप्ति नहीं हो सकती। मतलब इसमें देखिए सूक्ष्मता है, मतलब जो दिखाई न दे, मतलब जैसे हम लोग भगवान को खोजते हैं, भगवान दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल उसी प्रकार से नवाब साहब जो है ना खीरा जो खा रहे थे, तो उस तरीके से खीरा तो पेट में जा नहीं रहा था और ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, समझ के परे हैं, और इससे जो है ना पेट भरा नहीं जा सकता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि नवाब साहब ने लेखक से क्या कहा। तो उत्तर होगा कि नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा कि खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो नवाब साहब के जो ये कथन है ना, उसका मतलब है कि खीरा जो है ना काफ़ी स्वादिष्ट होता है, लेकिन ये जो है ना पाचन के लिए कोई अच्छा चीज़ नहीं होता, पाचन पे बोझ डालता है। इसी कारण से ना उसको वो इस प्रकार से खा रहे थे। और इसका आखिरी प्रश्न देखिए कि पहचान ये है कि नई कहानी के लेखक, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो इनमें जो ये जो पंक्ति है, इस पाठ में हमने पढ़ा है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि बिना खीरा खाए ही मज़े से उसका रसवर्धन लिया जा सकता है। मतलब ये लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि बिना विचार, विषय या पात्र के आजकल के जो लेखक हैं ना, वो इच्छा मात्र से भी कहानी को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार के कपोल कल्पना में, या जिसका कोई आधार ना हो, जिसमें कोई पात्र ना हो, विषय ना हो, विचार ना हो, तो आजकल के लेखक जो है ना इन्हीं के ऊपर भी कहानी बना देते हैं केवल कल्पना के आधार पर। अब देखिए, दूसरा जो चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके राइटर जो है ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इसके चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। अब इसमें प्रश्न पहला है कि फादर को याद करना, देखना और उनसे बात करना किन अनुभूतियों को जगाने वाला होता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, जिसमें फादर बुल्के के जो चरित्र है या उनका जो व्यक्तित्व है ना, उसका वर्णन इनका आंसर होता है। तो जैसे इसके आंसर में देखिए आप लोग ध्यान से कि फादर बुल्के को याद करना एक शांत उदास संगीत को सुनने के समान प्रतीत होता है, क्योंकि फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था
वो प्रेम करुणा दया में भरा हुआ था, और किसी भी व्यक्ति के साथ जब वो मिलते थे तो बिल्कुल छलक पड़ता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई फादर हैं या संसार से विरक्त व्यक्ति हैं। उनको देखने से करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसी अनुभूति प्राप्त होती है, और उनसे बात करने से अपने मन को कर्म के संकल्प से भर लेने की गहन अनुभूति का अनुभव प्राप्त होता है। बिल्कुल बच्चों, ये जो उत्तर है ना, बहुत ही वास्तविक उत्तर है कि अगर आप दैनिक जीवन में भी अनुभव करेंगे इसको, तो कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, चाहे आपके रिश्ते में हो या बाहर से हो, जिनको मिलने पर ऐसा लगता है कि उनके करुणा या उनका प्रेम जो है ना आपके प्रति छलक रहा है। आप निरंतर ऐसा महसूस करते हैं कि उनके बातों से ही या उनके मिलने से ही आपके मन में कर्म के प्रति संकल्प जो है ना काफ़ी गहरा हो जाता है, काफ़ी भर जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए इसका कि परिमल की गोष्ठियों से जुड़ी फादर की किन स्मृतियों को लेकर याद कर रहा है। तो देखिए, परिमल की गोष्ठियाँ से जुड़ी फादर की बहुत सारी स्मृतियों को लेखक जो है याद करते हैं, क्योंकि जो साहित्यकार के साथ फादर जो है ना पारिवारिक संबंधों में बंधे हुए थे, और उस परिवार के बड़े व्यक्ति भी फादर बुल्के के हुआ करते थे। सभी के बीच में हंसी मजाक चलता रहता था, गंभीरता से परिपूर्ण बहस भी होता था। वे निष्पक्ष होकर रचनाओं से संबंधित अपनी राय दिया करते थे। तो देखिए, फादर बुल्के जो है ना केवल ऐसा नहीं कि व्यवहार दिखाते थे, बल्कि आलोचना भी करते थे, निष्पक्षता बनाए रखते थे, लेकिन उनमें उनके संवाद में एक हंसी मजाक था। साथ साथ तो गंभीरतापूर्वक भी बहसों को किया करते थे, और इसी कारण से जो पारिवारिक संबंध था और उनका जो व्यक्तित्व था, तो सभी लोग उनका आदर करते थे। अब अगला प्रश्न देखिए कि घर के उत्सवों में फादर बुल्के की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, घर के उत्सवों में जो फादर बुल्के थे ना, वो बड़े भाई और पुरोहित की भूमिका निभाते थे। वे सभी के साथ मृदु व्यवहार करते थे, है ना। उन्होंने कभी भी अपना बड़प्पन या अपना जो फादर का भाव है उसको दिखाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा एक बड़े भाई और पुरोहित की भूमिका में रहते थे। और बड़े भाई के समान सभी के साथ तो स्नेहपूर्ण व्यवहार और पुरोहित के समान आशीर्वाद देते हुए वे देवदार वृक्ष के समान प्रतीत होते थे, जो सबको शांति और शीतलता प्रदान करता है। तो बच्चों, ये वाला भी प्रश्न आता है कि फादर बुल्के जो है ना देवदार वृक्ष के समान थे, तो क्यों थे? तो यही उत्तर उसका भी होगा, क्योंकि वो सबके साथ बहुत ही स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे और एक पुरोहित की तरह सबको आशीर्वाद देते थे, और सबके सुख दुख में वो काम आते थे। और एक वृक्ष जिस प्रकार से इस भयावह गर्मी में हमको शांति और शीतलता देता है, उसी प्रकार से उनका व्यक्तित्व जो है ना पूरे परिवार को शांति और शीतलता देता था। अगला प्रश्न देखिए कि फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व दिव्य आभा से युक्त था, अर्थात उनके व्यक्तित्व में ही ऐसी चमक थी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे और सबके साथ बहुत प्यार से प्रेम से पेश आते थे। इसी कारण एक आभा उनके व्यक्तित्व में थी, जैसे कि मदर टेरेसा में था। वे सबके साथ सदैव अच्छा व्यवहार किया करते थे, मित्रों के साथ हर सुख दुख में शामिल होते थे। वे देवदार के वृक्ष के समान सबको शांति और शीतलता से भर देते थे, ठीक है, क्योंकि उनका व्यवहार हमेशा अच्छा होता था। वो कभी किसी की बुराई नहीं करते, किसी की आलोचना नहीं करते, और जो भी उनके मित्र होते थे उनके सुख दुख में हमेशा शामिल होते। इसीलिए वो एक देवदार वृक्ष के समान सबको शांति और ठंडक भावनाओं से भर देते थे। अगला प्रश्न देखिए कि फादर बुल्के का अंतिम संस्कार किस विधि से करवाया गया। तो देखिए, फादर बुल्के का जो शरीर था ना, उसको सबसे पहले कब्र पे लिटाया गया, और फिर जो ईसाई विधि होता है या मसीही विधि होता है, उसके बाद अंतिम संस्कार का शुरुआत हुआ। और इसके लिए रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की गई। तो इसके उत्तर को लिखेंगे कि फादर बुल्के की देह सबसे पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, फिर मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, और जो रांची के फादर पास्कल तोयना थे उनके द्वारा हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की गई। अगला जो प्रश्न है कि सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने फादर बुल्के को किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देखिए, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती से जा रहे हैं, उनके जैसे इस धरती से और भी रत्न पैदा हों, है ना। तो उन्होंने उनकी मृत्यु पर कहा कि हे ईश्वर, आप फादर बुल्के जैसे जो परम करुणामयी परम परोपकारी व्यक्ति को इस धरती में पुनः पैदा करिए। अगला प्रश्न देखिए कि लेखक के अनुसार फादर बुल्के की मृत्यु पर होने वालों की कमी नहीं थी, क्यों। तो देखिए, व्यक्ति जो है ना बच्चों, इस जीवन को जब जीता है तो इस जीवन में वो चाहे अपने लिए कितना भी कर ले,
कोई भी उसका काम नहीं आता, दूसरों के लिए जितना करता है वही संसार में छूट के जाता है। तो फादर बुल्के का जीवन ही दूसरों के लिए था, दूसरों के प्रेम के लिए था, दूसरों के सुख दुख में काम आने के लिए था। तो इसके उत्तर को लिखेंगे कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी, क्योंकि उनका सभी के प्रति मित्रवत व्यवहार था, वो सबको अपना समझते थे, सभी के लिए दया और सहयोग की भावना थी तथा उनके हृदय में सभी के प्रति कल्याण की भावना थी। वो कभी भी किसी के साथ नफरत वाला व्यवहार करते ही नहीं थे। अद्भुत दया था उनके अंदर में, सहयोग था, कल्याण का भावना था। उनका हृदय मानवीय करुणा से परिपूर्ण था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव के सेवा के लिए, मानव के दुख को दूर करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। यही कारण था कि जब उनकी मृत्यु हुई तो असंख्य लोगों की आंखों में आंसू थे। तो ऐसे व्यक्तित्व जो है ना, जब भी मरते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनका शरीर का कोई भाग कट गया हो, इसीलिए उनकी मृत्यु पर असंख्य लोग रो रहे थे। अब इसका अगला प्रश्न देखिए कि डॉक्टर सत्य प्रकाश ने किनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और क्यों। तो चैप्टर के हिसाब से हमको मालूम है उसका उत्तर क्या होगा कि डॉक्टर सत्य प्रकाश ने फादर कामिल बुल्के के अनुकरणीय जीवन को नमन किया, क्योंकि उनका जीवन उदारता और निश्चल प्रेम से भरा हुआ था। उनका हृदय मानवीय करुणा से परिपूर्ण था। वो एक पवित्र ज्योति के समान थे, है ना। तो डॉक्टर सत्य प्रकाश उनको इसलिए याद करते हैं, जैसे कि मैं पहले के प्रश्नों में बता चुका हूँ, कि जो फादर कामिल बुल्के थे उनका जीवन जो है ना एकदम उदार था और वो किसी लालच के कारण प्रेम नहीं करते थे। और इसी कारण यहाँ पे जो चैप्टर का नाम भी है कि उनका हृदय जो है ना मानवीय करुणा से परिपूर्ण था और बिल्कुल एक पवित्र ज्योति की तरह थे, जो सबको रोशन किया करते थे, सब में प्रेम बांटा करते थे। अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर बुल्के ने संन्यास लेने के लिए संकल्प लिया, लेकिन वास्तविकता में ना वो इस संकल्प को निभा नहीं पाए, क्योंकि जब व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो सांसारिक रिश्तों से दूर हो जाता है। लेकिन फादर बुल्के का स्वभाव इसके विपरीत था, है ना। क्या फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे, उन्होंने फादर के रूप में संन्यास लिया हुआ था, लेकिन वो हमेशा रिश्तों को निभाते थे, रिश्ते बनाते थे, लोगों के सुख दुख में भावनाओं को प्रकट करते थे। वो सांसारिक माया मोह से पूरी तरह से विमुक्त नहीं हुए थे। वे जिसके साथ मन से जुड़ जाते थे उससे उन्हें गहरा लगाव हो जाता था। बिल्कुल सही है। फादर कामिल बुल्के जब किसी से मन से जुड़ते थे ना, तो जैसे कोई अपना होता है वैसा उसको अपना बना लेते थे। वो इस रिश्ते को अंत तक निभाते थे। देखिए, अगर आपको हृदय से कोई व्यक्ति अपना लगेगा तो आप उस रिश्ते को हमेशा निभाएंगे, तो ऐसा वो करते थे। मन से तथा अपनत्व से बंधने के कारण लेखक ने उनके बारे में कहा कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि फादर कामिल बुल्के संसार को त्यागने के बाद भी सांसारिक संबंधों में बंधे रहते थे और सांसारिक संबंधों में बंध के उन रिश्तों को भी आखिरी तक निभाते थे। इसी कारण लेखक ने उनको कहा है कि मन से सन्यासी नहीं थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि फादर बुल्के रिश्ते बनाकर उनका निर्वाह कैसे करते थे। इसका उत्तर होगा कि फादर बुल्के जिससे भी रिश्ते बनाते थे ना, उसको आजीवन निभाया करते थे। जैसे कि मैंने पहले के प्रश्न में बताया है, लेखक के साथ उनका गहरा प्रेम वाला संबंध था, गहरा स्नेह था। वे जब भी दिल्ली आते लेखक से मिले बिना कभी वापस नहीं जाते थे। सोचिए, एक बार उन्होंने लेखक से जब संबंध बना लिया तो कितना आत्मीयता के साथ, कितने गहराई के साथ उसको निभाते थे। किसी भी स्थिति में उनकी अपने स्नेह पात्र से आत्मीयता कम नहीं होती थी, चाहे परिस्थितियाँ कितनी विषम क्यों ना हो, चाहे मतभेद कितने गहरे क्यों ना हो। प्रेम जो है ना और आत्मीयता जो है हमेशा फादर बुल्के के हृदय में बना रहता था। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हिंदी को लेकर फादर कामिल बुल्के की चिंता क्या थी, है ना। तो इसका उत्तर होगा कि फादर कामिल बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, है ना। हिंदी को लेकर काफ़ी चिंतित थे। देखिए, वो विदेशी थे, लेकिन उन्होंने भारतीयता को अपने हृदय में उतार लिया था, भारत को ही अपना देश बना लिया था और भारत की चिंताओं को, भारत के विकास को उन्होंने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। वे हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते। सोचिए, वो भारतीय न होने के बाद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए काफ़ी चिंतित रहते थे। हर जगह इसके बारे में बात करते और ऐसे ऐसे तर्क देखते कि जिनको कोई काट नहीं सकता। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करने पर वो दुख प्रकट करते और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सवाल पर वो झुंझला उठते थे, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों में ही हम पाते हैं कि हिंदी क्या उपेक्षा होता है। तो इसके लिए वो गहरा दुख प्रकट करते थे और जब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात उठती थी तो उसके लिए झुंझला जाते थे, परेशान हो जाते थे। बच्चों, अगली कड़ी में पद्य खंड से उत्साह और अट नहीं रही है, जिसके रचयिता जो है ना परम आदरणीय सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला जी हैं। उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम लोग देखेंगे।
देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि कवि बादल से गरजने के लिए क्यों कहता है ना। तो क्यों कहता है हमने अच्छे समझा है कि वो बादल उनके प्रिय विषय हैं और बादल में अपार ऊर्जा होती है। कवि आशा करते हैं कि बादल पहले विनाश लाएंगे, फिर नव जीवन के बीज उसमें बोएंगे, जिससे नए पौधे पैदा होंगे, जिससे संसार में परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ कवि मानते हैं कि बादल जो है एक लेखक है। जिस प्रकार से लेखकों ने अपने साहित्य के द्वारा कई धर्मों को जन्म दिया, कई धर्मों का संसार में बीज बोया, तो आशा करते हैं कि जो नवीन धर्म है उसकी भी रचना बादल करेंगे। उत्तर में लिखेंगे कि कवि का मानना है कि बादल में अपार ऊर्जा भरी होती है ना, अपार ऊर्जा। उसमें लोगों में उत्साह भरने की क्षमता होती है। वह पूरे वातावरण में जोश, उत्साह और क्रांति उत्पन्न कर सकता है। याद करिए बच्चों, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकता है, बरसात होती है, कौन ऐसा होगा जो उनके तरफ आकर्षित न हो, कौन ऐसा होगा जो उससे प्रभावित न हो। इसीलिए बादल जो है ना आदरणीय निराला जी का परम विषय है, प्रिय विषय है, क्योंकि वही जोश, उत्साह और क्रांति उत्पन्न कर सकता है। वह गर्मी से बेहाल लोगों में नव जीवन का संचार करता है। सोचिए वो तेज गर्मी मई जून की, और जब बारिश आता है तो कितना ठंडक, कितना जीवन, कितना उन्माद, कितना उत्साह मन में आता है। इसीलिए कवि बादल से गरजने के लिए कहता है। दूसरा प्रश्न है कि कवि के अनुसार बादल का स्वरूप कैसा है। तो देखिए बादल के स्वरूप के बारे में कवि ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया है, उसको जिस अर्थों में आप व्याख्या करें वैसा है। कवि का कहना है कि बादल की रचना में नवीनता होती है ना। हमेशा बादल एक नवीनता, एक नव सृजन, एक नयापन लिए होता है। काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप, ऐसा लगता है जैसे उनमें किसी बादल की कल्पना समाई हुई हो। बिल्कुल, अगर आप बादलों को देखेंगे तो एक बादल बिल्कुल उसी प्रकार से अपना रूप बदलते हैं, है ना, नया नया रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है ना कल्पना करता है, कोई ड्राइंग बनाता है, कोई पोट्री करता है, तो बादलों का समूह पूरे आसमान को घेर लेता है। बादलों के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी होती है। बिल्कुल सही है, बादल आते हैं तो आप बोल ही नहीं सकते कि बादल कब गिरेंगे, कितना बारिश होगा, कितना ऊर्जा उनके अंदर में है। तो वे कवि को नई कविता की रचने के लिए प्रेरित भी करते हैं, है ना। इसमें कवि ने बादलों को कवि के रूप में भी देखा है। अगला प्रश्न देखिए कि कवि बादलों से अपने लिए क्या चाहता है। तो कवि बादल से चाहता है कि वो भयंकर गर्जना करे, पूरे आसमान को घेर ले। इसमें कवि का अभिप्राय है कि जो जीर्णता है, जो संकीर्णता है, जो बाधा है, उसको दूर करने के लिए वो भयानक आवाज़ करे, ताकि विस्फोट हो और उस ध्वनि से सोए हुए लोग जाग जाएं, रुके हुए काम हो जाएं, नौ प्रकार का चिंतन, नव सृजन शुरू हो जाए। तो उन्हें देखकर कवि नवी ऊर्जा से भर उठेगा और वह धरती के बेहाल प्राणियों के लिए नव जीवन देने वाले कविता की रचना कर सकेगा, जिससे उनमें उत्साह का संचार हो सकेगा, है ना। तो बादल से कवि यही चाहते हैं कि नव ऊर्जा का वो संचार करे, ताकि जो बेहाल प्रणाली हैं, जो संसार में दुखी लोग हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए, उनको नए प्रेरणा, नया जीवन देने के लिए नई रचनाओं का संरचना जो है, नई रचना जो है कविता के माध्यम से वो कवि कर सके, जिससे उत्साह का नया संचार हो। अब इसमें पहला प्रश्न है कि उत्साह किस प्रकार की कविता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्साह एक आह्वान गीत है और इस गीत में कवि ने बादलों को संबोधित किया है और उनके माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट किया है। ठीक है, तो कवि का जो सबसे प्रिय विषय है वो बादल है और उसके द्वारा कवि जो है ना संबोधन करते हैं, आह्वान करते हैं, संसार में परिवर्तन की अभिलाषा रखते हैं। तो इसी के उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे कि कवि ने बादलों को जीवन देने वाला तथा प्रेरणादायक बताया है। कवि के हिसाब से बादल जो है ना वो जीवन लाते हैं, नव जीवन का सृजन करते हैं और प्रेरणा देते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कवि बादलों से क्या अपेक्षा है, कि कवि की जो बादलों से अपेक्षा है उसके बारे में यहाँ पे हमको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे कि कवि चाहता है कि बादल सारे गगन को घेर लें। इसका उद्देश्य है कि सारी समस्याओं को घेर लें, मन में विद्युत छवि को धारण कर संसार की सारी पीड़ा को अपने शीतल जल से मिटा दें। तो देखिए कवि जो है बादल को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखते हैं और उसके अंदर में जो गड़गड़ाहट है, जो बिजली है, उसके द्वारा वो संसार की सभी प्रेरणाओं को नष्ट करके उसमें शीतल जल डाले, ऐसा वो उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ कवि कहते हैं कि बादल गरज कर अपना उत्साह प्रकट कर संसार में एक नए उत्साह का संचार कर दें। तो कवि के अनुसार बादलों के गरज से जो उत्साह प्रकट होगा उससे संसार में एक नए उत्साह का संचार होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निराला जी के बादलों की क्या विशेषताएं हैं, बताइए। तो निराला जी के जो बादल हैं ना वो किसी बच्चे की कल्पना के समान विस्तृत हैं, अपने हृदय में बिजली जैसे आभा धारण किए हुए हैं, वज्र के समान कठोर शक्ति वाले हैं
और कवि के समान नवजीवन प्रदान करने वाले हैं। तो इसमें निराला जी ने बादलों को कई रूपों में देखा है। बच्चों के समान कल्पना के स्वरूप भी देखा है, हृदय में बिजली से भरा हुआ देखा है, और वज्र के समान कठोर शक्ति वाला भी देखा है, और नवजीवन प्रदान करने वाला भी देखा है। आगे प्रश्न को देखिए कि कवि ने कविता में किसका आह्वान किया है और क्यों। कवि ने बादलों का आह्वान किया है ना, हमने समझा हुआ है, ताकि वो अपने जल से धरती और संसार को नया जीवन प्रदान करें। अगला प्रश्न है कि कवि ने बादलों के माध्यम से किस प्रकार प्रतीकात्मकता को प्रस्तुत किया है। तो बादलों के माध्यम से कवि ने यहाँ पे सामाजिक क्रांति का आह्वान किया है। समाज में जो जड़ता है, संकीर्णता है, जो जटिलता है, उसको दूर करने के लिए क्रांति का आह्वान किया है, क्योंकि उनके हिसाब से बादल जो है ना, सृजन और संहार दोनों कर सकते हैं। अब अगले में हम लोग अट नहीं रही हैं, इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो देखिए, फागुन की सुंदरता ही इतनी अद्भुत है कि कवि क्या किसी का भी आंख नहीं हटेगा, और उन्होंने इसका अद्भुत वर्णन किया है। कवि के अनुसार कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हटती है क्योंकि फागुन का सौंदर्य जो है ना अनोखा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और पेड़ पौधे फल फूलों से लदे हुए हैं, है ना। तो जो फूलों की खुशबू होती है, फूलों का रंग होता है, फूलों की सुंदरता होती है, जो हरियाली का चमत्कार होता है, इन सब के कारण कवि की आंख जो है ना, वो फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। अब प्रश्न 2 देखिए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु से भिन्न होता है। तो हमको मालूम है कि फागुन में फूल खिलते हैं, मौसम एकदम सुहावना होता है, वातावरण एकदम शुद्ध होता है, और चारों ओर प्राकृतिक वातावरण का मनमोहक दृश्य होता है। प्रश्न 3 है इसमें कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्न रूपों में किया है। पहला है कि कवि को लग रहा है कि मानव प्रकृति ने रंग बिरंगे फूल पत्तों से अपना मनमोहक श्रृंगार किया है। तो देखिए, कवि की कल्पना है, कवि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो प्रकृति है ना, उसने रंग बिरंगे और फूल पत्तों से अपना श्रृंगार किया हुआ है। दूसरा, फूलों ने अपनी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ बिखरा कर वातावरण को और भी सुगंधित कर दिया है। और तीसरा, प्रकृति अपने गले में लाल और हरे पत्तों की खूबसूरत माला पहनकर खुशी से झूम रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, कवि मानते हैं कि जो प्रकृति है उसने अपने गले में लाल और हरे पत्तों की माला पहनी हुई है, और इसके साथ खुशी से झूम रही है। और फिर आगे है कि चारों तरफ हरियाली छाने से प्रकृति का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। अब अगला प्रश्न देखिए, कहीं सांस लेते हो, ऐसा कवि ने किसके लिए कहा है और क्यों। तो देखिए, फागुन महीने में जो तेज हवाएं चलती हैं, जो पत्तियों की सरसराहट के बीच साए साए की आवाज़ आती है, ऐसा सुनकर लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है ना। तो जो तेज हवाओं का चलना है, पत्तियों का सरसराना है, और साए साए की आवाज़, जैसे कोई व्यक्ति सांस लेता है तो उसका सांस फूलता है तो साए साए करता है, उसी को यहाँ पे वर्णित करते हुए कवि कह रहे हैं कि फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इस तरह कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है। प्रश्न 5 है इसमें कि अट नहीं रही कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संदेश क्या है। तो इस कविता में उन्होंने प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन किया है। तो लिखेंगे कि कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि फागुन में प्रकृति का सौंदर्य सर्वव्याप्त है। प्रकृति के सौंदर्य का खूब लाभ उठाएं, जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें, इतने आनंदित हों कि फागुन की सुंदरता की तरह हमारी खुशियां भी अनंत हो जाएं। तो इस प्रकार से कवि ने फागुन की खूबसूरती को, फागुन की सुंदरता को हमारे जीवन के आनंद से जोड़ दिया है, और हमारे जीवन की भी खुशियां और जो सुंदरता है ना, उसको महसूस किया है। अगला प्रश्न है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस तरह प्रभावित करता है। उत्तर होगा कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन में चारों तरफ इस तरह सौंदर्य फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है ना। तो देखिए, यहाँ पे रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है। ऐसे में लोगों का मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। तो देखिए, इस प्रकार का वातावरण बन जाता है फागुन के महीने में। जो खूबसूरती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, और जो खुशबू है, और खुशबू के कारण जो मादकता है, वो जनों को, लोगों को कल्पनाओं में डूबने को बेबस कर देता है, और वो कल्पनाओं के आकाश में खोकर उड़ान भरने लगते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने बसंत में प्रकृति की शोभा का सुंदर उल्लेख किया है। ऐसा लगता है कि जैसे इस ऋतु में
प्रकृति के कण कण में सुंदरता समा सी जाती है, प्रकृति के कोने कोने में अनूठी सुगंध भर जाती है, जिससे कवि की कल्पना ऊंची उड़ान लेने लगती है और प्रकृति की सुंदरता में मन बंध जाता है। तो देखिए, अद्भुत वर्णन है, प्रकृति की शोभा का सुंदर उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि प्रकृति के कण कण में सुंदरता जो है ना वो समाई हुई है और सुगंध से ये भरी हुई है। कवि की कल्पना भी ऊंची उड़ान ले रही है और उनका मन जो है ना प्रकृति की सुंदरता में बंध गया है। बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो रिलेटेड है उसको देखते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश का शील सौंदर्य बताइए, है ना, ये पूछ सकता है 8 नहीं रही में। तो देखिए, इसके उत्तर को लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता का मनोरम वर्णन किया है। इन पंक्तियों में तत्सम और तद्भव शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रसाद गुण युक्त व लाक्षणिक है। छंद मुक्त होने के बावजूद इन पंक्तियों में सुर, लय व संगीत का पूर्ण निर्वाह हुआ है। छंद मुक्त शैली में रचित इन पंक्तियों में दृश्य बिंब का सफल प्रयोग हुआ है। पट नहीं रही है मुहावरे के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ गया है। इनमें अनुप्रास, मुक्ति प्रकाश, उपमा, विश्वशक्ति एवं मानवीकरण अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है ना। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर प्रिपरेशन करिएगा। अब अगले में हम लोग कन्यादान, जिसके राइटर जो है ऋतुराज हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अब इसमें प्रश्न पहला है कि कन्यादान पाठ में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अपने विचार से लिखिए। तो देखिए, इस कविता में लड़की होने का अभिप्राय है कि लड़कियों के समान कोमल होना, ममतामयी होना, परिश्रमी होना, लेकिन लड़की जैसे दिखाई नहीं देने का अभिप्राय है कि कारी बाह्य सौंदर्यता में पड़े न रहना, कमज़ोर दिखाई ना देना। तो इसके उत्तर को लिखेंगे कि लड़की को बताया गया कि उसके अंदर सारे स्तरोचित गुण होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर में लड़कियों के समान जो कमजोरी है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके आधार पर इसके उत्तर को हमको लिखना है। इसमें दूसरा प्रश्न है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। क्योंकि माँ की जो सबसे पास की साथी होती है, उसकी जो सुख दुख की सहेली होती है ना, उसकी बेटी होती है। जब बेटी जा रही है तो उसको लगता है कि उसकी अंतिम पूंजी जो है ना जा रही है। अगला प्रश्न जो आ सकता है वो है कि कन्यादान कविता के शीर्षक पर विचार कीजिए। कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग कहाँ तक उचित है। तो बिल्कुल अन्याय है, अत्याचार है। ये वस्तु का दान हो सकता है, व्यक्ति का दान नहीं हो सकता। मानवीय अधिकारों का सरासर उल्लंघन है। तो कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि दान तो वस्तुओं का किया जाता है, संपत्ति का दान किया जाता है। बेटी कोई वस्तु या संपत्ति नहीं है, बिल्कुल बेटे के समान एक बराबर है। विवाह के बाद भी बेटी का लगाव अपने परिजनों के साथ उतना ही रहता है जितना विवाह पूर्व रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि बेटी के विवाह के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि माँ की सीख में समाज की कौन सी कुरीतियों की ओर संकेत किया जाता है। तो दहेज प्रथा है, जो शादी की कुप्रथा है, जिसमें लड़कियों को घर छोड़ के जाना पड़ता है, बिल्कुल सरासर अन्याय से परिपूर्ण है। इसमें तत्काल सुधार होना चाहिए। तीन ही चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि परिवार में जो नारी के साथ शोषण होता है और जो सदियों से नारी जाति के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर ऋतुराज ने बहुत ही मनोहारी तरीके से वर्णन किया है। अब प्रश्नों को बच्चों और विस्तार से समझते हैं। तो एक प्रश्न फिर लेते हैं कि विवाह के बाद विदा करते समय माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगती है। तो देखिए, इसमें मैंने ये जो मटेरियल आपको दे रहा हूँ उसमें काफ़ी डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, और पहले जो बताया था वो खाली संकेत था। तो इसके उत्तर को लिखेंगे कि विवाह के बाद बेटी को विदा करते समय माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माँ को लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। माँ अपनी बेटी को बड़े लाड दुआर से पाल पोस कर बड़ा करती है। वो अपनी बेटी के साथ अपने जीवन के हर सुख दुख को बांटती है। माँ हमेशा एहसास होता है माँ को कि बेटी उसके जीवन की सच्ची साथी है, परंतु अब भी उससे दूर जा रही है। तो इसकी वजह से उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। अगला प्रश्न देखिए कि बेटी के विषय में माँ का क्या ख्याल था। कि माँ का ख्याल था कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरह से सियानी नहीं थी, अर्थात दुनियादारी की समझ उसमें अभी नहीं आई थी। बेटी ने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन वह परेशानियों का सामना करने के लिए बनी हुई नहीं थी। अगला देखिए, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, किसके विषय में कहा गया और क्यों। इस पंक्ति में माँ की लाडली बेसी के विषय में इसको कहा गया है कि बेटी के लिए घर के बाहर की दुनिया एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, है ना। वो दुनिया को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, केवल अच्छी अच्छी चीज़ों को जानती थी जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। उसने अभी तक घर के बाहर कदम नहीं रखा था। बाहर की दुनिया से वह बिल्कुल अपरिचित थी, इसलिए अभी तक उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। अभी वह भोली बच्ची थी, केवल सुख कल्पनाओं में जी के पली बड़ी थी। तो यहाँ पे ही बताया गया है कि वह जो है ना, जो संसार में क्रूरता है, जो साजिश है, जो धोखा है, जो झूठ है, उसको
वो नहीं समझ पाई थी, उसको लग रहा था कि जीवन जो है काफ़ी सुंदर है। अब अगला प्रश्न देखिए कि माँ ने अपनी बेटी को अपने चेहरे पर रिझने से क्यों मना किया। तो देखिए, माँ ने अपनी बेटी को अपने चेहरे पे रिझने से इसलिए मना किया क्योंकि सुंदरता जो है ना स्थायी नहीं होता, स्थायी तो गुण होते हैं। तो माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता नहीं बल्कि हमारे गुण काम आते हैं। जीवन में व्यक्ति रूप के बजाय गुणों से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, ठीक है ना। क्योंकि सुंदरता मान लीजिए क्षणिक है, जैसे ही गर्मी पड़ेगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगा, कोई दाग लग जाएगा तो सुंदरता चले जाएगा, लेकिन गुण कभी नहीं जाते। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को अपने चेहरे पर रिझने से मना किया। दूसरा प्रश्न देखिए कि कवि ने स्त्री जीवन के बंधन किसे माना है और क्यों। तो कवि ने वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन माना है कि वस्त्र और आभूषण और सुंदरता के चक्कर में स्त्रियां जो है अपने गुणों का विकास नहीं कर पाती। इसी के ऊपर कवि का जो है ना फोकस है। तो उत्तर में लिखेंगे कवि ने वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन के बंधन माना है। स्त्रियां प्रायः जीवन में वस्त्र और आभूषण के मोह में पड़कर अपने व्यक्तित्व को भूल बैठती हैं। उनकी लालच में वे परिस्थितियों से समझौता करती हैं और अपने जीवन की सार्थकता को खत्म कर देती हैं। इसके चक्कर में बसा बसाया घर भी उजड़ जाता है। अतः कवि का मानना है कि यह एक तरह का बंधन है जिसमें उन्हें कभी नहीं बंधना चाहिए। प्रश्न नेक्स्ट है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो बच्चों संकेत में इसको समझ चुके हैं, अब डिटेल में देखते हैं कि माँ ने अपनी बेटी से कहा कि कभी भी वह स्वयं को किसी के सामने एक दुर्बल करने की तरह प्रस्तुत मत करे, न ही वह निर्बलता किसी के सामने आने दे। अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना तो उनको बिल्कुल नहीं है। अगर कोई एक मारे तो 10 मारना है। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, बिल्कुल सही है। माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि अपने भीतर नारी के सभी गुण रखना। देखिए, नारी के गुण का मतलब नारी होना नहीं है, पुरुष भी नारी के गुण को रख सकता है ना, लेकिन कभी भी दूसरे के सामने खुद को निर्बल या असहाय नहीं दिखाना। अब इसके आगे में जो चैप्टर है माता कंचल, जिसके राइटर शिव पूजन सहाय हैं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे कि माता कंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो देखिए, इस पाठ का शीर्षक जो है ना माता कंचल एकदम उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे का सुरक्षा कवच जो है ना माँ के आंचल से जुड़ा होता है। सांप से डर जाने के कारण पिता से असीम प्रेम रहने के बाद भी वह जो है ना माता की गोद में शरण लेता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे जो हैं डर जाने पे अपनी माता के पास ही जाते हैं। भले ही वो पिता से लगाव का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रेम जो है ना माता से होता है। अन्य शीर्षक माता पिता और बच्चा रखा जाए तो भी उपयुक्त रहेगा। प्रश्न 2 देखिए कि तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। इसका उत्तर है कि लेखक के पिता उसे अपने साथ पूजा पर बिठा लिया करते थे। वे उसके माथे पर अर्धचंद्राकार रेखाएं बना देते थे तथा बबूत भी लगा दिया करते थे। तो देखिए, पिताजी के द्वारा जो माथे पे अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाना, बबूत लगाना, ये भगवान शिव के स्वरूप का एक वह प्रकार है, जिसके कारण जो है ना भोलेनाथ का जो वेश उसको धारण करवाया जाता था, इसीलिए उसका नाम जो है भोलानाथ पड़ा। तो इस प्रकार भोले के वेश में होने के कारण उनका नाम जो है ना भोलानाथ पड़ गया। प्रश्न 3 है, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मतलब पुरुष जाति जो है ना बच्चों को खिलाना नहीं जानता। इस पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो माँ के रूप में नारी एक बच्चे को जो लाड़ प्यार दे सकती है, वैसे पिता के रूप में पुरुष नहीं दे सकते, है ना। क्योंकि पिता कठोर होते हैं, पुरुष कठोर होते हैं, और नारियों से जो है ना मुलायमता की अभिलाषा रहती है, लाड़ प्यार की अभिलाषा रहती है। तो पिता की अपेक्षा माँ बच्चों के मन में झांक कर देख लेती है। पिता जो है ना बच्चों के मन में नहीं झांक पाते और माँ जो है बच्चों के मन में झांक लेती है। लेकिन कई बच्चे जो है ना माता के इसी प्रेम का दुरुपयोग भी करते हैं। वह भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए वह बच्चों की भावनाओं को अच्छे से समझ लेती है। माता जो है ना बच्चों के साथ काफ़ी करीब रहती है और वो बच्चों की भावनाओं को समझ लेती है। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें गलती है, उसको सुधारना है हम लोगों को। कि इसमें बोला गया है कि आज बच्चे अधिकांश खेल कमरों में रहकर खेलते हैं, तो इनके अकेले खेलने से इनमें मित्रता, सहयोग आदि की भावना का विकास, सामाजिक रीति रिवाजों से परिचय, खेल आदि से सहभागिता, सद्भाव, मेलजोल, मित्रता का मूल्य विकसित नहीं होते हैं, है ना, नहीं हो पाता है। आज का बच्चा जो है कमरे में बंद रहता है, मोबाइल गेम देखते रहता है। लेकिन पहले के समय में जब भोलेनाथ उसके साथी खेलते थे तो उस समय इन चीज़ों का विकास होता था। उनको सामाजिक रीति रिवाज से परिचय, खेल में सहभागिता, सद्भाव, मेलजोल, मित्रता, ये मूल्य बढ़ते थे। इसके अलावा इन खेलों की सामग्री में प्राकृतिक वस्तुएं शामिल होती थीं, जो प्रकृति से जुड़ाव और उसे संरक्षित करना भी सिखाती थीं। पहले के खेल जो है ना प्रकृति के समानों के साथ होता था, जिससे इनमें प्रकृति से जुड़ाव और उनसे संरक्षण आदि सिखाया जाता था। इससे बच्चों के मन में समाज के साथ राष्ट्र प्रेम का उदय एवं विकास होता था, है ना। तो राष्ट्र प्रेम और सामाजिक प्रेम का जो विकास बच्चों में खेल से ही होता था। लेकिन आज के बच्चे जो कमरे में रहते हैं ना, तो इनमें इन
बातों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपन्यास में वर्णित ग्राम्य संस्कृति में तथा आज की ग्रामीण संस्कृति में किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं। उत्तर होगा, आज के परिवेश में बच्चों के स्नेह में बंधे हुए झुंड दिखाई नहीं देते। आज बच्चों को बाहर खेलने से मना किया जाता है और बच्चे घर में ही रहते हैं। आज खेल के मैदान, सामग्री और खेलों में अत्यधिक बदलाव आ गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का दंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से समाज में बुजुर्गों की निरंतर उपेक्षा की ओर संकेत किया गया है। कैसे? वर्तमान समय में नैतिकता, स्नेह, बुजुर्गों का सम्मान, पारिवारिक देखभाल आदि जीवन मूल्य समाप्त हो गए हैं। व्यक्ति एकदम व्यक्तिवादी, घनघोर भौतिकवादी हो चुका है। वो बुजुर्गों को बोझ मानता है और बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार करता है। तो बुजुर्ग उपेक्षा का शिकार होकर आर्थिक तंगी में, आर्थिक कमियों के साथ या गरीबी में अपना जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं। बच्चों, अब माता के अंचल जो पाठ है ना, उसमें के प्रश्नों को बड़े अर्थों में कैसे लिखें, ये ज़्यादा शब्दों में कैसे लिखें, उसको सीखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वृद्धा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी वजह क्या हो सकती है? तो देखिए, इसके उत्तर में लिखेंगे कि माता और पिता दोनों ही अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। पिता के प्यार से बच्चे को हिम्मत व हौसला मिलता है। हर चुनौती से लड़ने की ताकत पिता से ही मिलती है। लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए माँ के आंचल से ज़्यादा सुरक्षित जगह दुनिया में और कोई नहीं होती है। जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसे माँ के आंचल तले ही दुनिया की सारी खुशी व शांति प्राप्त होती है। इसलिए वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। प्रश्न दूसरा इसमें कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो देव भोलानाथ क्या था? जरा सी बातों पर रुठ जाता था और चुटकियों में मान जाता था। ये उसकी विशेषता थी। जिसके उत्तर को लिखेंगे कि जरा सी बात पर उठना और चुटकियों में मान जाना, कोई पसंद की वस्तु न मिलने पर रो देना और मिल जाने पर खिलखिलाकर हंस देना, यह बालपन का स्वभाव है। बच्चों के मन में किसी के लिए भी बहुत देर तक राग, द्वेष, ईर्ष्या का भाव नहीं रहता है। इसलिए भोलानाथ भी अपनी उम्र के हिसाब से ही जरा सी बात पर रोने सिसकने लगता था। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ खेलना, तरह तरह की शैतानियाँ करना बेहद प्रिय था। सिसकते हुए जब वह अपनी मित्र मंडली को खेलते और हुड़दंग मचाते देखता तो अपना रोना भूल जाता था। वह फिर अपनी मित्र मंडली के साथ अपने खेलों को खेलने में मग्न हो जाता था। अब इसमें तीसरा प्रश्न है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके उत्तर में होगा कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ गांव में ही उपलब्ध या अपने घर के आसपास ही उपलब्ध वस्तुओं को अपना खिलौना बनाकर उन्हीं से खेलता था। मिट्टी, पत्थर, पेड़ों की टहनियाँ और घर में उपयोग होने वाले छोटे मोटे बर्तन या कपड़े से बनाई गई गेंद आदि का उपयोग खिलौने के रूप में करता। उसी में खूब मज़े करता और खुश रहता था। लेकिन अब समय बहुत बदल गया है। आज बच्चे यानी हमारी पीढ़ी के बच्चे मिट्टी या पत्थर के खिलौनों से नहीं खेलते। आज के बच्चे स्मार्टफोन, कंप्यूटर या बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे खिलौनों से खेलते हैं। फिर भी उतने खुश नहीं होते जितने उस समय के बच्चे रहते थे, क्योंकि वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने घर आंगन, खेतों और खुली जगह में खेलते थे। लेकिन आज के बच्चे कमरे के अंदर ही सिमट कर रह गए हैं। अब प्रश्न 4 देखिए कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो इसका उत्तर होगा कि इस पाठ में कई ऐसे प्रसंग हैं जो स्वाभाविक रूप से दिल को छू जाते हैं। पहला है कि भोलानाथ अपने पिता की गोद में बैठकर आईने में अपना प्रतिबिंब निहारना और पिता द्वारा उसे देखने पर लज्जा कर व मुस्कुराकर आईने को नीचे रख देना। दूसरा है भोलेनाथ का अपने पिता के कंधे की सवारी करना और माता द्वारा भोलेनाथ को तोता, मैना और भी कई पशु पक्षी के नाम पर निवाले बनाकर खिलाना हमें अपने बचपन की याद दिलाता है। तीसरा है शैतानी करते हुए पकड़े जाने पर पाठशाला के गुरुजी द्वारा उनकी खबर लिए जाना, पिता का पाठशाला पहुंचना, भोलेनाथ का उनके कंधों को अपने आंसुओं से तर कर देना, फिर बाबूजी की गोद में चढ़कर घर की तरफ आना, लेकिन रास्ते में दोस्तों को देखकर सब कुछ भूलकर उनके साथ खेल में मस्त हो जाना। इसमें चौथा है कि भोलानाथ और उसके दोस्तों के द्वारा बारात का नाटक करना, फिर दुल्हन को विदा कराकर घर लाना, पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सारे बच्चों का भाग जाना दिल को छू लेता है। पांचवा है कि भोलेनाथ का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, पिता का बेटे से जानबूझकर हार जाना और फिर बेटे द्वारा पिता की मूंछों को खींचने पर पिता का प्रसन्न होना बड़ा ही आनंद देता है। छठवां है कि अंत में सांप के डर से भाग कर अपनी माता के आंचल में छुप जाना। ये सभी प्रसंग जो है ना, इस पाठ में ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से दिल को छू जाते हैं। अब प्रश्न 5 देखिए कि इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसका उत्तर होगा, यह कहानी काफ़ी समय पहले लिखी गई है, इसलिए इस कहानी में ग्रामीण संस्कृति, रहन सहन, गाँव के लोगों की सीधी सादी व प्रेम भावयुक्त जीवन शैली को दर्शाया गया है।
उस समय लोगों के बीच आत्मीयता की भावना प्रमुख होती थी। पूरा गांव एक परिवार के समान ही होता था, जहां लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। तीज त्योहारों को मिलकर मनाया जाता था। लोगों का जीवन छल कपट से रहित होता था। गांव में सभ्यता संस्कृति खूब फलती फूलती थी। खेती बाड़ी उस समय का मुख्य व्यवसाय होता था, इसलिए बच्चों को भी खेल मस्ती के साथ साथ बचपन से ही यह सब सिखाया जाता था, जिससे वो बड़े होकर वो अपना जीवन आराम से गुजारते थे। समय के साथ साथ ग्रामीण जीवन में भी बदलाव आया है। आज गांव-गांव तक स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर पहुंच गया है। ग्रामीण लोग भी अब शहरी जीवन की चमक दमक में अपनी ग्रामीण संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और शहरी जीवन और तौर तरीके अपनाने लगे हैं। लोगों के बीच प्यार व अपनापन की भावना में कमी आ गई है। जाति, धर्म और राग द्वेष बेमनस्य ग्रामीण लोगों के जीवन में भी पनपने लगा है। इसमें प्रश्न अच्छा है कि हम माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यह कहानी माता पिता के निस्वार्थ प्रेम का अनोखा उदाहरण है। इस कहानी में पिता अपने बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करते हैं। उसे अपने साथ सुबह जगाते, नहलाते, पूजा में अपने साथ बिठाते, उसको अपने कंधे की सवारी कराते और उसके खेलों में शामिल होकर उनका आनंद उठाते थे। रामायण पढ़ते वक्त वह अपने बेटों को अपनी गोद में बिठाते थे ताकि वह अपनी धर्म संस्कृति से जुड़ सके। ये सब बातें एक पिता का अपने पुत्र के प्रति असीम प्रेम भावना को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर माता अपने नन्हे बच्चे को हर वक्त अपनी ममता व प्यार से सींचती रहती थी। उसे तरह तरह के बहाने बनाकर खाना खिलाना, बच्चे को थोड़ी सी चोट लगने पर माँ के आंखों से आंसू का बह जाना, यह मातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण है। हर समय अपने बच्चे की चिंता करना, सांप से डरे हुए अपने बच्चे को अपने आंचल में समेटकर उसे सुरक्षित महसूस कराना, यह मातृ प्रेम को दर्शाता है। प्रश्न 7 है कि माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो कहानी में माता पिता का अपने पुत्र के प्रति असीम प्रेम भावना को दर्शाया गया है। कहानी में पिता अपने पुत्र से अधिक प्रेम करते हैं। वे अपने पुत्र के हर काम में उसके साथ होते हैं, चाहे वह सुबह उठाना, नहाना, पूजा करना या खिलाना ही क्यों न हो। वो अपने पुत्र के साथ अपना समय बिताने में आनंद महसूस करते हैं। जब भी पुत्र किसी परेशानी में हो, तुरंत अपने पुत्र को परेशानी से निकाल देते हैं। पुत्र भी अपने पिता के साथ बहुत आनंद व खुशी महसूस करता है। लेकिन कहानी में यह स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया है कि माँ की ममता की तुलना दुनिया के किसी प्यार से नहीं की जा सकती है, चाहे वह पिता की ही क्यों न हो। बच्चे जब भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है या किसी पीड़ा में होता है तो वह अपनी माँ के आंचल में ही अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। उसको माँ की गोद में ही सुरक्षा, शांति और असीम वात्सल्य महसूस होता है। इसलिए इस कहानी में माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त है। मेरी राय में एक और शीर्षक हो सकता है माँ की ममता, बचपन की सुनहरी यादें, बचपन और माँ। तो बच्चों देखिए, दोनों प्रकार के प्रश्नों को छोटे और बड़े उत्तरों में मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश किया है ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। अब आगे प्रश्न में देखिए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। पहला, बच्चे माता पिता पर अपना संपूर्ण अधिकार समझते हैं, इसलिए उनको लगता है कि माता पिता की हर चीज़ उनकी अपनी है। दूसरा, कभी गले लग जाना, कभी थोड़ा सा नाटक का सहारा लेकर अपनी बात मनवाना और कभी प्यारी बातें बनाकर अपने प्यार का इजहार करके अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। तीसरा, रूठना और मनाना भी उनके प्यार को जाहिर करने का एक अनोखा तरीका होता है। चौथा, माता पिता के साथ अपने दिल की बातों को साझा करना और अपने दोस्तों के बारे में बताना भी एक तरीका है। पांचवा, बाहर घुमाने फिराने के लिए ले जाने की जिद करना, खाने पीने की चीज़ों या खिलौनों की मांग करना, यह सब उनके प्रेम का ही एक रूप है। अगला प्रश्न देखिए कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो उत्तर है कि लेखक द्वारा इस कहानी का ताना बाना ग्रामीण परिवेश को लेकर बुना गया है। जिस वक्त यह कहानी लिखी गई है उस समय अधिकतर बच्चों का बचपन कुछ इसी तरह से बीतता था। बच्चे अपनी दुनिया में ही मस्त रहते थे। उनको महंगे खिलौनों की कोई आवश्यकता नहीं थी। बच्चे अक्सर अपना पूरा बचपन गांव में ही उपलब्ध खिलौनों, मिट्टी, पत्थर व प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों से खेलने में बिताते थे। आज मेरे बचपन की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। आज के समय में खेलने के लिए अनेक खिलौने मौजूद हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कैरम, सांप सीढ़ी, लूडो, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि। अब बच्चे पत्थर या मिट्टी से खेलना पसंद नहीं करते। मैं भी इन्हीं के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। अब हम लोग जार्ज पंचम की नाक, जिसके रचयिता जो हैं कमलेश्वर हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है। तो ये गुलामी की मानसिकता को, यह अंग्रेजों ने जो गुलाम बना के रखा था तो उससे जो मानसिकता जन्मी थी वही मानसिकता को दिखाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम तथा पराजित मानसिकता को प्रकट करती है। प्रश्न दूसरा है कि जार्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए।
तो उसने क्या क्या यत्न किए उसको यहाँ पे लिखेंगे कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने बड़े यत्न किए। पहला है, मूर्तिकार जो है ना भारत के सभी पहाड़ी प्रदेशों एवं खानों में गए। दूसरा है, फिर वह हिंदुस्तानी नेताओं की मूर्तियों की नाक का मुआयना करने निकल पड़ा। तीसरा है, वह पटना सेक्रेटेरिएट के पास लगी किशोरवय स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को भी देखने चला गया। इसमें अगला प्रश्न है कि मूर्तिकार की योजना सुनकर राजनेता क्यों परेशान हो उठे, उन्हें शांत करने के लिए मूर्तिकार ने क्या किया। मूर्तिकार की योजना की मूर्ति पर जिंदा नाक लगानी होगी, सभी परेशान हो गए। उन्हें शांत करने के लिए मूर्तिकार ने कहा कि वह स्वयं किसी जिंदा नाक को चुन लेगा जो मूर्ति पर फिट बैठे। प्रश्न चौथा है कि मूर्तिकार को शहीद बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी क्यों लगी। इसका उत्तर है कि मूर्तिकार ने महसूस किया कि बच्चों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, इसीलिए उनका सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक है। तो देखिए, राष्ट्र के आज़ादी के लिए जिन बच्चों ने अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया था, उनका जो नाक है वो मूर्तिकार के हिसाब से जॉर्ज पंचम की नाक से अधिक महत्वपूर्ण था। प्रश्न 5 है कि अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। तो उत्तर होगा कि अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को केवल इतना ही प्रस्तुत किया कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग रही है। तो देखिए, अखबारों का अपना एक तरीका होता है चीज़ों को प्रस्तुत करने का। इसमें अखबार प्रस्तुत कर रहे हैं कि नाक का जो समस्या था सॉल्व हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक है ना, वो अब लग रही है। और इसका अंतिम प्रश्न देखिए कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। इसका उत्तर है कि लाट को जिंदा नाक लगाए जाने कृत्य से भारतवासियों को ऐसा लगा जैसे वह उन सब की नाक कट गई, सबका घोर अपमान हुआ। इसी कारण से इस अपमानजनक घटना के कारण अखबार जो है ना चुप थे। अब इसमें पहला प्रश्न है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है। तो इसका उत्तर है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इंग्लैंड और उसके शासकों ने हमारे देश को गुलाम बनाया और हमारे लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए, हमारे देश की बहुमूल्य संपदाओं को लूटकर हमारे देश को बर्बाद कर दिया। फिर भी सरकारी तंत्र उनको खुश करने के लिए प्रयास में जुटा रहता है। यह देश के सरकारी तंत्र की औपनिवेशिक व गुलाम मानसिकता, चाटुकारिता और मूर्खता को दर्शाता है। प्रश्न दूसरा है कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह का संकट ठहराएंगे। उत्तर में लिखेंगे कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का असली कारण रानी द्वारा भारत, पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा के दौरान पहने जाने वाली वेशभूषा थी। दरअसल दर्जी जानता था कि वह अपनी इस यात्रा में रानी एलिजाबेथ सिर्फ एक रानी बनकर नहीं जा रही हैं, बल्कि वो अपने देश का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। इसलिए रानी की वेशभूषा में राजसी ठाट बाट व शानो शौकत की झलक भी दिखनी चाहिए और वह वेशभूषा देश की गरिमा के अनुकूल भी होनी चाहिए। इसलिए दर्जी की परेशानी तर्कसंगत ही लगती है। इसमें प्रश्न 3 है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। उत्तर होगा कि नई दिल्ली के कायापलट करने के लिए कई काम किए गए होंगे, जैसे पूरी दिल्ली की साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत, सरकारी इमारतों का रंग रोगन व सजावट किया गया होगा। साथ में जगह जगह फूल के पौधों व छायादार पेड़ों को लगाया गया होगा। उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे। पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के आदेश दिए गए होंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रश्न 4 है कि आज के पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल रहा है। तो क्या इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो इसका उत्तर होगा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि यह लोगों के अधिकारों की रक्षा करने तथा समाज और राष्ट्र दोनों की उन्नति में अहम भूमिका निभाता है। लोगों को जागरूक करना, देश के अहम मुद्दों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, सही और गलत बातों को तथ्यों के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करना, यह पत्रकारिता के माध्यम से किया जाता है। लेकिन आजकल अधिकतर पत्रकार अपनी प्रमुख जिम्मेदारी को छोड़कर चर्चित हस्तियों के खाने पीने, पहनावे आदि बातों को लिखने में विशेष रुचि लेते हैं, जिससे समाज और राष्ट्र का कोई भला नहीं होता और न ही इससे किसी व्यक्ति के ज्ञान में कोई वृद्धि होती है। वैसे भी किसी के व्यक्तिगत जीवन में बिना उसकी अनुमति के हस्तक्षेप करना या उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखना अनुचित है। यह निम्न स्तर की पत्रकारिता है और साथ में हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ भी है। इसमें ख है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डाल रही है। तो इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, खासकर युवा वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। युवा वास्तव वह उम्र होता है जब युवा हकीकत से दूर सपनों की रंगीन दुनिया में खोए रहते हैं और ऐसे में जब वो किसी चर्चित हस्ती की जीवन शैली, रहन सहन व खान पान के बारे में पढ़ते हैं तो वह उस जीवन शैली की तरफ आकर्षित होते हैं और ठीक उसी तरह का जीवन जीना चाहते हैं। कई युवा अपने असली लक्ष्य से भटक कर उस छलावे की दुनिया की तरफ अपना कदम बढ़ा लेते हैं। युवा ही देश का असली भविष्य है। उनका इस तरह का भटकाव न ही समाज के हित में है, न ही देश हित में है। इससे युवाओं का जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही में यह देश की तरक्की भी बाधित होती है।
इसलिए इस तरह की पत्रकारिता करते वक्त व्यक्ति को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसकी पत्रकारिता सीमा लक्ष्य विहीन व कर्तव्य विहीन होकर गलत मार्ग की तरफ अग्रसर न हो। पत्रकार अपनी पत्रकारिता के माध्यम से युवाओं को एक लक्ष्य निर्धारण करने व सही मार्ग में चलने को प्रेरित कर सकते हैं। अब प्रश्न 5 देखिए इसमें कि जार्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया। तो जार्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक यत्न किया। सबसे पहले मूर्तिकार ने जार्ज पंचम की लाट की नाक में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर को पूरे देश में ढूंढने का प्रयास किया। चूंकि जार्ज पंचम की लाट की नाक में प्रयोग किया गया पत्थर विदेशी था, इसलिए वह पत्थर पूरे देश में कहीं नहीं मिला। फिर उसने देश भर में घूम घूम कर सभी शहीद नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया, लेकिन मूर्तिकार को यहाँ भी सफलता नहीं मिली। सब मूर्तियों की नाक आकार में बड़ी थी। इसके बाद मूर्तिकार ने 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद सभी बच्चों की नाक का नाप लिया, लेकिन वो भी आकार में बड़ी निकली। अंत में हार तक कर मूर्तिकार ने जार्ज पंचम की लाट में किसी जिंदा नाक को लगाने का सुझाव दिया। प्रश्न 6 है कि प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए अन्य कथनों को छांट कर लिखिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर होगा कि मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करने वाले कथन जो हैं, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, ये पहला होगा। दूसरा में किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, सब सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। तीसरा, हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन नाकों पर लोगों के हाथ पहुंच गए उन्होंने शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया। चौथा है, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। पांचवा है, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। छठवां है, क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दीजिए। सातवां है, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। अब प्रश्न 7 देखिए कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो नाक को हमेशा ही मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। लेखक ने इस पाठ में नाक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाकर बड़ी गंभीर बात को सहज व्यंग्य के रूप में कहने की कोशिश की है। जार्ज पंचम की लाट पर नाक का न होना जार्ज पंचम के मान सम्मान व प्रतिष्ठा को कम या खत्म करने जैसा था, और वह भी तब जब रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत आ रही थी। लाट पर नाक न होने से रानी नाराज हो सकती थी, इसलिए जार्ज पंचम की नाक को लगाना आवश्यक था। रानी एलिजाबेथ और उनके पति को खुश करने के लिए सरकारी तंत्र को शहीद नेताओं व बहादुर नेताओं के सम्मान से खिलवाड़ करने में जरा सा भी संकोच नहीं हुआ, और उन्होंने एक लाट की नाक के सम्मान को हमारे देश की वीर सपूतों के मान सम्मान से भी ऊंचा बना दिया। यह सरकारी तंत्र की चाटुकारिता व धूर्तता को दर्शाता है। अब इसमें प्रश्न 8 है कि जार्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहते हैं। उत्तर होगा कि जार्ज पंचम की लाट पर किसी भारतीय नेता, यहाँ तक कि किसी भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात कहकर लेखक शहीद भारतीय नेताओं व भारतीय बच्चों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। लेखक इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि शहीद नेताओं और बच्चों ने माँ भारती की रक्षा व स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की हंसती हुई आहुति दे दी। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन अमर सपूतों का हर भारतीय अपने दिल की गहराइयों में सम्मान करता है। शहीदों ने इस सर्वोच्च सम्मान के सामने जार्ज पंचम की नाक का कोई मोल नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। प्रश्न 9 है कि अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। सब अखबारों ने बस इतनी खबर छापी कि जार्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों ने और भी कोई खबर नहीं दिया, सब अखबार खाली थे। प्रश्न 10 है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। भारत में, इसका उत्तर होगा कि भारत में अपने लंबे शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने जिस तरह भारत की अनमोल संपदा को लूटा, यहाँ की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया और भारतीय जनमानस के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया, उससे भारतीय जनमानस के मन में उनके लिए मान सम्मान की भावना बिल्कुल खत्म हो गई थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन में संभवतः लेखक यही कहना चाहते हैं कि भले ही सरकारी तंत्र ने रानी और उनके पति के स्वागत के लिए हर प्रकार की तैयारी कर ली हो, साफ सफाई से लेकर उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा गया हो, उनकी सुरक्षा के हर संभव इंतजाम किए गए हों, पर भारतीयों के मन में उनके लिए मान सम्मान बिल्कुल नहीं था। प्रश्न 11 है कि जार्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। उत्तर होगा, एक निर्जीव भूत की नाक लगाने के चक्कर में कुछ लोगों ने अपनी चाटुकारिता के कारण पूरे देश के मान सम्मान को दांव पर लगा दिया। रानी और उनके पति और अंग्रेजी सरकार को खुश करने के चक्कर में एक जिंदा इंसान की नाक को जार्ज पंचम की लाट पर लगा देना शायद किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आया होगा।
अखबार वालों को भी यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसका मौन विरोध किया और अखबार में किसी तरह की कोई खबर न छापने का निर्णय लिया। अगर अखबार वाले इस खबर को छाप देते हैं तो पूरी दुनिया में भारत की क्या इज्जत रह जाती। सब यही कहते कि आज़ाद होकर भी दिल और दिमाग से आज भी भारतीय गुलाम ही हैं। अब देखिए साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया की रचना है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, इसमें जो प्रश्न उत्तर मैं रिपीट करता हूँ ना, उसका एक ही उद्देश्य है कि दोनों प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर को समझ जाएं। तो बच्चों, हमको प्रश्नों को हर प्रकार से लिखने आना चाहिए, छोटे में भी बड़े में भी। जितने प्रकार के शब्द हमको क्वेश्चन में देता है, जैसे 40 शब्द हुआ, 80 हुआ, 120 हुआ, उसके हिसाब से हमको लिखना है। तो देखिए इसमें प्रश्न पहला है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इसका उत्तर होगा कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके बाहर भीतर जैसे शून्य से व्याप्त हो गया था। तो देखिए बहुत छोटे रूप में काफ़ी अच्छे से इसके आंसर को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। प्रश्न 2 है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। उत्तर है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी कार्य बड़ी मेहनत से पूरे होते हैं। स्त्रियाँ जो हैं बच्चों को पीठ पर लाद कर काम करती हैं। बच्चे स्कूल से आने के बाद माता पिता का काम में हाथ बटाते हैं। इसी कारण इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। प्रश्न 3 है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो उत्तर है कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताका तथा नए कार्य के आरंभ पर रंगीन पताका फहराई जाती थी। अब इसमें प्रश्न अगला देखिए कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। उत्तर होगा लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को लगा कि पूरे भारत में लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की मान्यताएं एक जैसी हैं। इसी कारण उसे पूरे भारत की आत्मा एक जैसी लगी। जितेन के अनुसार पहाड़ी लोग गंदगी क्यों नहीं फैलाते। उत्तर होगा कि पहाड़ी लोगों की मान्यता है कि यहाँ विशेष देवी देवताओं का निवास है, जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि धर्म चक्र के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका संबंध किससे है। तो धर्म चक्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं तथा सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। उत्तर होगा कि झिलमिलाते सितारों के रोशनी में नहाया गंतोक शहर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। टिमटिमाते तारों से भरी रात में जगमगाते गंतोक की खूबसूरती ने लेखिका पर कुछ ऐसा जादू किया कि वो अपनी सुध बुध खो बैठी। उन्होंने अपने बाहर और भीतर सब कुछ शून्य जैसा प्रतीत हो रहा था। रात के समय गंतोक शहर की खूबसूरती उनकी कल्पनाओं से परी थी। आगे देखते हैं प्रश्न 2 जो है गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। उत्तर होगा कि गंतोक शहर भारत के पूर्वोत्तर में बसा एक पहाड़ी भूभाग है, जहाँ जिंदगी मैदानी भागों की अपेक्षा बहुत कठिन है। अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तरह ही गंतोक में निवास करने वाले लोग भी बहुत मेहनती होते हैं। मशीनों पर निर्भर रहने के बजाय ये लोग खुद की लगन और मेहनत पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। गंतोक शहर का प्रकृति की गोद में बैठे होने के कारण यहाँ के लोग अपनी ज़रूरत की अधिकतर वस्तुओं को प्रकृति से ही लेते हैं, जिसके लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन आराम से बिताते हैं। इसलिए लेखिका ने गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। इसमें प्रश्न तीसरा है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो उत्तर होगा कि बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत ही सत्य और अहिंसा है। बौद्ध धर्मावलंबी अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह की पताकाएं फहराते हैं, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं। इन पताकाओं में कुछ मंत्र लिखे होते हैं। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत सफ़ेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं, जिन्हें कभी उतारा नहीं जाता। धीरे धीरे ये पताकाएं खुद ही नष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही कोई शुभ अवसर होने पर या किसी नए कार्य की शुरुआत करने पर सफ़ेद की जगह रंगीन पताकाओं को फहरा दिया जाता है। प्रश्न 4 है कि जितेन नॉर्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उत्तर होगा जितेन नॉर्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति और वहाँ की भौतिक स्थिति व जनजीवन के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी। जितेन नॉर्गे ने लेखिका को बताया कि सिक्किम को प्रकृति ने कई खूबसूरत उपहारों जैसे आसमान छूते पर्वतों, झरने, जलप्रपातों, फूलों, घाटियों, पूरे वेग से बहती और चांदी सी चमकती तीस्ता नदी व अन्य दुर्लभ नज़ारों से नवाजा है। यहाँ से हिमालय की छोटी बड़ी चोटियों के अलावा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़े सीना ताने सामने खड़ी दिखाई देती है। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति किसी पहाड़ी इलाके जैसे ही है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ के रास्ते एकदम दुर्गम, संकरे और वीरान व जलेबी नुमा हैं। जगह जगह पर पाइन और
धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ दिखाई देते हैं। ऊंचाई वाली जगहों पर खतरनाक हेयर बैंड मोड़ों से गुजरना पड़ता है। सुंदर सुंदर हरी भरी घाटियों में बसे छोटे छोटे घर ताश के घरों की तरह सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ से न जाने कितने ही कवियों, तीर्थयात्रियों, साधु संतों की आस्था का केंद्र हिमालय अपने विराट व भव्य रूप में दिखाई देता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सिक्किम के लोगों का जीवन बहुत आसान नहीं है। यहाँ के बच्चे दुर्गम पहाड़ी रास्तों से स्कूल जाते हैं, शाम को अपनी माओं के साथ में मवेशियों को चराने जाते हैं, जंगल से लकड़ी के गट्ठर सिर पर लाद कर घर लाते हैं और दूर से पानी भर कर लाते हैं। पहाड़ी महिलाएं कुदाल और हथौड़ी से दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करती हैं, साथ में बड़ी सी टोकरी में बच्चों को अपने पीठ पर लादे रहती हैं। यह धरती पर्यटकों के लिए जितना सुंदर है, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए उतना ही कठोर है। यहाँ बौद्ध धर्मावलंबी ज़्यादा रहते हैं जो शांति और अहिंसा प्रिय होते हैं। प्रश्न 5 है कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए लेखिका को एक कुटिया के अंदर धर्म चक्र घूमते हुए दिखाई दिया। इसके बारे में लेखिका के पूछने पर नॉर्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह बौद्ध धर्मावलंबियों का भगवान बुद्ध के प्रति गहन आस्था और विश्वास को दर्शाता है। हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग रहते हैं। इन सब की अपनी अपनी आस्थाएं और अपने अपने विश्वास हैं। साथ ही इनमें कुछ अंधविश्वास भी व्याप्त हैं। हर धर्म के लोग अपने परम पिता को किसी न किसी रूप में अवश्य मानते हैं। सिक्किम जब लेखिका ने आस्था और विश्वास को प्रार्थना चक्र में देखा तो उन्हें लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। प्रश्न 6 है, जितेंद्र नॉर्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। उत्तर होगा, जितेंद्र नॉर्गे एक बहुत ही कुशल और समर्पित गाइड था, जिसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जानकारी थी। वहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को न सिर्फ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दिखाता था, बल्कि उस क्षेत्र विशेष की सभी जानकारियाँ भी पर्यटकों के साथ साझा करता था। वह गाइड की अपनी भूमिका में बिल्कुल सटीक बैठता है। गाइड की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, गाइड को मृदुभाषी, सहनशील, वशिष्ठ होना चाहिए और आने वाले पर्यटकों के साथ उसका व्यवहार मधुर होना चाहिए। दूसरा, गाइड को अपने क्षेत्र विशेष की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह पर्यटकों को पर्यटन स्थलों की जानकारी अच्छे से दे सके। तीसरा, गाइड अपने मृदु व्यवहार से पर्यटकों को बार बार उन पर्यटन स्थलों पर आने के लिए प्रेरित कर सकता है। लोगों की यात्रा शानदार और यादगार बने, गाइड इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। चौथा, गाइड अपने क्षेत्र विशेष के मौसम, जलवायु व विपरीत परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि कठिन समय में वह पर्यटकों को आसानी से बाहर निकाल सके। पांचवां, हर गाइड को अपने पर्यटकों के साथ एक आत्मीय रिश्ता कायम करना अनिवार्य है ताकि पर्यटक उस पर विश्वास कर सकें। और छठवां है, गाइड को पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रश्न 7 है कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा कि लेखिका को हिमालय विराट व भव्य रूप में नजर आया। कभी एकदम काला कंबल ओढ़े, कभी चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, कभी हल्के पीले रंग में रंगा, पल पल अपना रूप बदलता हिमालय लेखिका को बहुत खूबसूरत नजर आया। आसमान को छूते बर्फ से ढके पर्वत, फूलों की घाटियाँ, झरने, ऊंचाई से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपात हिमालय के सौंदर्य को चार चांद लगा रहे थे। चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी हिमालय के सौंदर्य की पराकाष्ठा थी। हिमालय करीब पहुंचते ही लेखिका को लग रहा था जैसे हिमालय विशाल से विशालतम होता जा रहा है। हिमालयी रास्ते एकदम सकरे और जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े और मोड़ हेयर पिन बेड से थे, जितना जहाँ चलना बेहद कठिन था। हिमालय की घाटियों में बने छोटे छोटे मकान ऐसे लग रहे थे जैसे ताश के पत्तों से घरों को बनाया हो। जीवन की अनंतता का प्रतीक झरने लेखिका को जीवन की शक्ति का एहसास करा रहे थे। हिमालय के इन दुर्लभ नज़ारों को देखकर लेखिका का मन एक अजीब से आनंद से भर गया था। प्रश्न 8 है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। उत्तर होगा कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका बेहद आनंदित महसूस कर रही थी। प्रकृति के असम सौंदर्य के आगे वह नतमस्तक भी थी। वह प्रकृति के माया और छाया के अनूठे खेल को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। लेखिका को ऐसा लग रहा था कि मानव प्रकृति उन्हें सियाना बनाने के लिए ही जीवन के रहस्यों को उद्घाटन करते जा रही है। फूलों, घाटियों, पर्वतों, झरनों व दुर्लभ नज़ारों यानी प्रकृति के हर रूप व सौंदर्य को लेखिका आत्मविभोर होकर अपने मन में समा लेना चाहती थी। प्रश्न 9 है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। उत्तर होगा कि लेखिका जब प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी थी तभी 3 धरातली वास्तविकताओं ने उन्हें झकझोर दिया। पहली बार जब लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों में बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। कोमल काया वाली उन महिलाओं के हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। एक दूसरा दृश्य था जिसमें कुछ महिलाओं के पीठ में डोकों में बच्चे भी थे। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने मातृत्व धर्म निभाने के साथ साथ भूख और मौत को मात देकर जिंदा रहने की जंग लड़ रही थीं। एक और घटना ने लेखिका के मन को झकझोर दिया जब उन्होंने देखा कि हरे भरे चाय के बागानों में सिक्किमी परिधान पहने कुछ युवतियाँ चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। वो सिक्किमी परिधान में बहुत सुंदर लग रही थीं और कोमल से दिखने वाली इन युवतियों के लिए इतना अधिक श्रम
अब प्रश्न 10 है कि सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। उत्तर होगा कि सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में गाइड और ट्रैवल एजेंसियों, होटलों, स्थानीय निवासियों, सहयात्री, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ट्रैवल एजेंसियां जहां यात्रियों की सुखद यात्रा की व्यवस्था करती हैं, वही होटल से जुड़े लोग पर्यटकों के रहने व खान पान की व्यवस्था करते हैं। इसके साथ ही स्थानीय दुकानदार उनका परिचय स्थानीय उत्पादों से कराते हैं। लेकिन पर्यटकों के स्थान विशेष पर पहुंचने के बाद सबसे अधिक भूमिका गाइड ही निभाते हैं, क्योंकि गाइड को उस स्थान विशेष और उस जगह के सभी पर्यटक स्थलों की जानकारी होती है, जिससे वह पर्यटकों को उन पर्यटन स्थलों पर दिखाने के साथ साथ उनसे जुड़ी सभी ऐतिहासिक, भौगोलिक व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही गाइड को अपने क्षेत्र के जनजीवन, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि के बारे में भी अच्छी जानकारी होती है, जिससे वह पर्यटकों को आकर्षक ढंग से बता सकता है। गाइड का मधुर व्यवहार पर्यटकों की यात्रा को सुखद, सफल, आनंदमय और रोमांचकारी बनाता है। एक गाइड हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि पर्यटकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो या पर्यटक किसी भी तरह से बुरे अनुभव से न गुजरें। ऐसा होने पर पर्यटक भी बार बार उस जगह में आना चाहते हैं। प्रश्न 11 है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर होगा कि लेखिका के मन में यह बात तब आई जब उन्होंने सिक्किम की उन खूबसूरत वादियों और दिलकश नज़ारों के बीच वहाँ की कठोर जिंदगी को बहुत करीब से देखा। चाहे वो पलामू व गुमला के जंगलों में अपनी पीठ पर बच्चों को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ हों, या हाथ में कुदाल और हथौड़े लिए पत्थर तोड़ते महिलाओं की कठोर जिंदगी। ये सब अपनी रोजमर्रा की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना अधिक परिश्रम कर रही थीं। ये भले ही अपनी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए परिश्रम कर रहे थे, लेकिन जिस रोड, रास्ते या पुल का निर्माण करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वो देश के विकास और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। चाय के बागान में काम करने वाली युवतियाँ चाय के पत्तियों को तोड़कर चंद पैसे जरूर कमाती हैं, लेकिन यही चाय की पत्तियाँ देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। जहाँ राज्य तथा देश को इससे अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है, वही इन लोगों के हिस्से में चंद पैसे ही पहुंचते हैं। इसलिए लेखिका कहती हैं कि ये लोग कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देते हैं। अब इसमें प्रश्न 12 है कि आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। उत्तर है कि प्रकृति और इंसान दोनों ही अनादिकाल से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। प्रकृति ने हमेशा ही एक माँ की तरह सभी को अपने बच्चों के समान पाला है। प्रकृति हमेशा देती है, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती है, लेकिन इंसान ने अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण प्रकृति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका मानव जनित प्रदूषण की है। विकास के नाम पर लगातार कम होते जंगल व हर रोज कटते पेड़ों की वजह से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जंगल व पेड़ पौधे हमारे अनेक रूप से मददगार होते हैं। ये वायुमंडल से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कुछ दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधे, जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पे हैं। इसी तरह वाहनों व कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैस वायु प्रदूषण का कारण है। इसी प्रकार कारखानों से निकले वाले गंदे व जहरीले पदार्थों को नदी नालों में बहा दिया जाता है। इसकी वजह से जल प्रदूषण का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। वाहनों और लाउड स्पीकर ने ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। इन सभी ने मिलकर प्रकृति को असंतुलित करने का काम किया है। हमें प्रकृति को संतुलित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए समय समय पर पौधारोपण करना चाहिए और जंगलों और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कारखानों से निकलने वाली गंदगी व जहरीले अवशेषों को नदी नालों में नहीं बहाना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण खतरा कम हो। प्लास्टिक के थैलों और सामानों को कम से कम इस्तेमाल कर हम प्रकृति को सुरक्षित करने में योगदान दे सकते हैं। प्रश्न तीसरा है कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कारण और कौन कौन से दुष्परिणाम आए हैं, लिखें। तो देखिए, पेड़ों के कटने से वायुमंडल में लगातार कम होती ऑक्सीजन बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। वायु प्रदूषण में लोगों को अनेक तरह की बीमारियों जैसे सांस लेने में दिक्कत, दिल से जुड़ी बीमारियां का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह पानी के प्रदूषित होने से अनेक परेशानियां लगातार इंसानी जान की दुश्मन बनी हुई हैं। ध्वनि प्रदूषण से कम सुनाई देना या बहरा होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना जैसी बीमारियां लोगों के सामने आ रही हैं। प्रदूषण के कारण मौसम चक्र में भी बदलाव आया है। कभी अत्यधिक बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। बादल का फटना आम बात हो गई है। जहरीले गैसों के कारण ओजोन परत सिकुड़ गई है। धरती का तापमान बढ़ने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है, जिससे ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं और समुद्र में पानी का स्तर बढ़ने लगा है। अब प्रश्न 14 देखिए, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर, कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड पर किसी भी दुकान का न होना वाकई में किसी वरदान से कम नहीं है। कटाव का प्रसिद्ध पर्यटन के रूप में विकसित नहीं होने के कारण अभी भी ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जिसके कारण अधिक संख्या में पर्यटक कटाव नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए यहाँ मानव जनित प्रदूषण और गंदगी भी कम है। इंसानी दखल न होने के कारण कटाव अपने मूल प्राकृतिक स्वरूप में सुरक्षित है। यहाँ अभी भी अत्यधिक बर्फबारी होती है, जिस कारण लेखिका को बर्फ देखना नसीब हुआ।
एक बार कोई दुकान यहाँ खुल जाएगी तो पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाएगा, तो यह जगह भी इंसानी चहल पहल और विकास की दौड़ में शामिल हो जाएगी। दुकानों और भवनों का निर्माण करने से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होना निश्चित है, जो यहाँ के पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी पर्यटक स्थल पर जाता है तो उसे इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि खुद भी गंदगी न फैलाए और दूसरों को भी न फैलाने दे। लोगों को जागरूक कर ही इन सुंदर पर्यटक स्थलों को सुरक्षित और संरक्षित कर इन्हें इनके मूल प्राकृतिक रूप में संभाल कर रखा जा सकता है। अब प्रश्न 15 देखिए, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो प्रकृति ने जल संचय की वाकई में बहुत लाजवाब व्यवस्था की है। जाड़ों में अत्यधिक ठंड के कारण ऊंची ऊंची चोटियों में पानी बर्फ के रूप में जम जाता है। बर्फ से ढकी हुई चोटियों एक प्रकार से जल स्तंभ हैं, जो गर्मी के मौसम आते ही पिघलना शुरू हो जाती हैं, और यही बर्फ पिघल कर पानी के रूप में नदियों के द्वारा आसपास के नगरों गांवों लोगों की प्यास बुझाती है और साथ में सिंचाई के काम भी आती है। अंत में ये नदियां जाकर सागर में समा जाती हैं। कुछ समय बाद सागर में उठे जल वाष्प बादल के रूप में परिवर्तित होकर फिर से वर्षा करते हैं और यही पानी दोबारा पर्वतों में बर्फ के रूप में जम जाती है। यह पूरा जल चक्र प्रकृति के जल संचय व्यवस्था का बहुत शानदार रूप है। प्रश्न 16 है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर है, हमारे देश के सैनिक ही हमारे असली रक्षक हैं, जो ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों में भी सीना ताने जान हथेली में लिए 24 घंटे देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात रहते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, जो हर वक्त अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। और इन्हीं वीर सैनिकों की वजह से हम आराम से अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। वे हर वक्त हमारी सलामती के लिए दुश्मनों से दो हाथ करने को तैयार रहते हैं। हमें उन वीरों के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखनी चाहिए। न सिर्फ वीर सैनिकों बल्कि उनके परिवारों वालों के प्रति भी हमारे दिलों में आदर व सम्मान होना चाहिए। और जब भी हम ईश्वर से उनके अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में उनकी सलामती की दुआ को भी अवश्य शामिल करना चाहिए।